जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ अपने चैनल जीनियस इंडिया में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का पार्ट 2 यानी लेक्चर दूसरा हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और पहले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते क्या है, इनकी मेथड क्या है, बनाने की विधियाँ क्या हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ चुके हैं। आज हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे और प्रयास यह रहेगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी मेथड की भांति आपके ब्रेन में यानी मस्तिष्क में बहुत तरीके से बैठ जाए। पूर्ण प्रयास रहेगा। यदि आपने पहला टॉपिक या पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लेक्चर का लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। सेकंड बात, प्रयास यह करें कि चैनल में जाएं जीनियस इंडिया में और आप वहां से चैनल में देखें, लेक्चर पहला देख लें, इसके बाद सेकंड लेक्चर पढ़ें। क्यों? उसका रीजन यही है कि यदि आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको लेक्चर सेकंड में पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी और आपको वीडियो क्या पता पसंद भी ना आए। तो हाई होप करते हैं प्रयास, आज चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों पर। तो वैसे ही कल का ही डला हुआ है लेक्चर, आपको कल भी पढ़ाया था मैंने। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका फॉर्मूला यानी COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह से मिलकर ही बना होता है, वही कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। यानी COOH समूह की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कार्बोनिल समूह CO और हाइड्रोक्सिल समूह OH से ही हुई। ये हमने आपको पहले लेक्चर में विस्तृत जानकारी दी है। तो आइए हम चलते हैं आज के अगले लेसन में, यानी अगले लेक्चर में, और क्या देखेंगे वो थोड़ी ध्यान देंगे। फर्स्ट काम टू केमिकल प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैं एक आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की एक विधि बताता हूं जो मैं उस समय नहीं बता पाया था, टाइमिंग बहुत हो चुका था। तो मैं आपको विधि बता रहा हूं एक बनाने की, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, यानी यहां ध्यान देना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो ध्यान दें, कार्बोक्सिलिक अम्ल को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाना है हमें। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला हम जानते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अभी तक बहुत ही तरीके से सब तरीके संतुष्ट हो चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता क्या है। आप इतने लेक्चर पढ़ चुके हैं हमारे। तो ये क्या कहलाता है? RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। R मतलब एल्किल ग्रुप होता है, मैग्नीशियम धातु, हैलोजन वाहक X। तो हैलोजन वाहक X और एल्किल मैग्नीशियम, तो R की जगह तो आप CH3 हाइड्रोजन C2H5 कोई भी चीज रखते हैं। इसकी क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे। किससे कराएंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2, यही होता है। तो हम इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखेंगे, कार्बन यहां पर ऑप्शन और यहां पर ऑप्शन। तो इस तरीके के लिखेंगे। ध्यान दें, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, यानी RMgX। ध्यान दें, आपको मैंने बहुत पहले भी समझाया था कि जो मैग्नीशियम हैलाइड वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव पर जाएगा और एल्किल वाला पार्ट होगा वो पॉजिटिव पर जाएगी कार्बन के साथ। देन क्या होगा? O डबल बॉन्ड C हुआ। अब MgX है ना, तो R वाला R कहां लगेगा? यहां पर। O वाला कहां लगेगा? OMgX। समझ में आई बात? और तब A वाला मध्यवर्ती उत्पाद बन जाए, तो मैंने आपको बताया था हमेशा कुछ नहीं करना है, मध्यवर्ती उत्पाद बन जाए तो इसकी जल से आप क्रिया करा दें। यानी ये जल को थोड़ा हम इस तरीके के लिख रहा हूं मैं, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, इतना जो OH है इससे अलग कर दीजिए। क्या बन गया? MgOH × X प्लस में क्या निकल गया? देखो, O डबल बॉन्ड C ROH हो गया, नहीं हो गया? वही बात। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा इस तरीके क्या लिख सकते हैं? क्यों? RCOOH लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बस बन गया हमारा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। वो बात कार्बन की परमाणु, कार्बन के
किस जगह पर हम परमाणु दाएं लगा रहे, बाएं लगा रहे, ऊपर लगा रहे कि नीचे लगा रहे, वो बात अलग है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपाउंड एक क्लियर है। तो ये मेथड था जो आपको बताया नहीं पाया, लेकिन मैंने आपको एक होमवर्क में भी दिया था इस तरीके का कि आप बना के लाएंगे, तो ये कंप्लीट हुआ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको कल बता ही दी थी इसकी। तो हम जो लेसन अगला देखेंगे वो ध्यान दें, यानी लेक्चर आगे जो लेक्चर तो पढ़ा रहा हूं मैं, उसमें हमें क्या देखना है, तो उसमें देखना है हमें केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सब जानते हैं कि जो टॉपिक चल रहा है इसी के रासायनिक गुण, क्या देखना है, इसी के रासायनिक गुण। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पकड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, क्षारों के साथ क्रिया, क्षारों के साथ क्रिया, ठीक है। यानी जो क्षार है, जो बेस है, उनके साथ रिएक्ट क्या करेगा। तो ध्यान दें, हमारा बना क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल टॉपिक चल रहा है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करेगा क्षारों के साथ, क्योंकि रासायनिक गुण में क्या होता है, जो बन गया है उसकी क्रिया हम कराते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्षारों से, क्षार ले लिया हमने सबसे पहले NaOH, कोई भी क्षार ले, NaOH ले, CaOH का होल ट्वाइस ले, क्षार आप जानते हैं कहलाते क्या है कि जो जल में विघटित होकर OH नेगेटिव दे, हाइड्रोक्सिल आयन दे, वही क्षार कहलाते। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको यह जो OH है इसके S से आप निकाल देंगे, क्या निकल गया, निकल गया H2, क्या बचा RCOONA, इसको मैं सीधे यहां लिख रहा हूं H2O। ध्यान देना, बनता क्या क्या है, लवण व जल बनता है, वही जो बात हुई देखो, लवण और जल। और लवण के बारे में कल बात हो चुकी थी लेक्चर फर्स्ट में कि लवण होते क्या है। क्षारों के साथ यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम क्रिया कराते तो लवण और जल बनता है। लवण का मतलब होता है कोई भी यौगिक यदि टूटे जल में तो क्या हो, समान संख्या में धन और ऋण की संख्या दे, तो वही का लवण कहलाता है। समान संख्या में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयनों की संख्या होगी। और भी ले ले हम, RCOOH की क्रिया हमने दूसरे क्षार से करवाई, हमने CaOH का होल ट्वाइस से कराया। ध्यान दें, लवण चाहिए और जल भी निकलता है, तो कुछ नहीं करेंगे, RCOO की क्रिया इससे हो जाएगी। अब RCOO का होल ट्वाइस क्यों हो जाएगा होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है, तो बैलेंसी स्थानांतर इस तरफ और इसकी बैलेंसी इस तरफ। अब देखो इसकी संख्या 2, तो 2 हमने यहां लगाया, 2H हो गया, 2H 4 और एक ऑक्सीजन, तो कितनी हो गया 2H2O, तो बन गया कैल्शियम एल्किनोइड और सोडियम एल्किनोइड। इसमें आप एग्जाम्पल कोई भी चीज रख सकते हैं। R की जगह पे आपने CH3 रखा और लिया हमने CH3, इसकी क्रिया कराई हमने किससे, NaOH से, ठीक है। होना वही था आपका H2O और CH3COONA, क्या बन गया सोडियम एसीटेट, क्या बन गया ये सोडियम एसीटेट, कंप्लीट हुआ। ये क्या है आपका सोडियम एसीटेट। तो ये क्षारों के साथ क्रिया थी। क्षारों के साथ क्या कैसी क्रिया करता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षार से क्रिया करके आप ध्यान देना लवण और जल ही बनाएगा। नोट करें इस बात को थोड़ा, ठीक, ध्यान दें। क्षारों के साथ कंप्लीट हुआ। चलो सेकंड देखें, PCl5 व PCl3 से योग या रिएक्शन या अभिक्रिया, कोई भी चीज लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि क्या होता है जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करे, तो वही PCl5 कहलाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 कहलाता है फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो अब PCl5 से तो आपका RCOOH है, इसकी क्रिया हमने PCl5 से कराई पहले, क्या होगा ध्यान देना। आपको पता है कि PCl5 के बारे में हम बहुत पहले एक लेक्चर था एल्कोहल,
उस अल्कोहल लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि PCl5 उन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिन कंपाउंडों में क्या हो, OH हो। बात हो चुकी थी अपनी। तो इसके पास तो वैसे ही OH वो O हो, क्या हो, O। तो इसके पास तो वैसे ऑक्सीजन परमाणु है, तो हाथ से क्रिया करेगा। क्रिया करता है तो क्या करता है, P क्या करता है, इससे ऑक्सीजन ले लेता है और PuCl3 निकाल लेता है। समझे बात को, PuCl3 निकाल लेगा, समझ लीजिए इतना काम करेगा। अब 2 Cl बची, एक Cl इस H के साथ चला जाएगा तो HCl हो जाएगा। अब क्या बचा, RCO बचा, तो प्लस में RCO और एक Cl बची, तो एक Cl हमें लिख दे। किस नाम क्या होगा, अम्ल क्लोराइड, या इसी का नाम कह सकते हैं एल्किल क्लोराइड, एल्किल रूप में है, ठीक है, एल्किनोइड क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दें, सेकंड बात, इसी RCOOH की PCl3 से करा क्रिया, तो क्या होगा, तो PCl3 जब इससे क्रिया करता है तो आपको पता होना चाहिए H3PO3 ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल, या ऑर्थो नहीं कहना है तो ओनली फास्फोरिक अम्ल कर सके। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे तो 3 तो हम वैसे ही लगाएंगे यहाँ पर, समझ बात को। अब क्या होगा, कुछ नहीं होना है, R प्लस में RCOCl बन जाएगा, इसका ऑप्शन चला गया। लेकिन 3 लगा दें यहाँ से, संपूर्ण बैलेंस ही कंप्लीट होगा। समझ में देख लो, कोई दिक्कत, 3 लग चुका है वहां पर, यहाँ पर भी। अब बैलेंस ना हुआ तो आप भी प्रयास करें करने का, कोई बात नहीं है। हम कोई भी चीज ले लें, यहाँ पर R की जगह पर हमने लिया CH3 COOH और PCl3 से ही करवा दी हमने। एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसका कि R की जगह पर हम CH3, क्योंकि हमने आपको बताया है कि R जो होता है वो एल्किल होता है। हम हर लेक्चर में मुझे बताना पड़ता है कि R क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। R की जगह पर H भी रख सकते हैं हम, CH3 रख सकते हैं, C2H5 भी हम रख सकते हैं, इसके इक्वल होता है ये सब चीज़ें। तो क्या होना है, फिर वही फिर क्रिया H3PO3 जाएगा और होना कहा है CH3COCl निकल जाएगा। 3 कंपाउंड यहाँ लगाएं आप, 3 पहले तो यहाँ लगाएं, कंप्लीट हो गया आपका। इसका नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। क्या है इसका नाम, एसिटिल क्लोराइड। थोड़ा ध्यान से समझें क्योंकि आगे जो रिएक्शन आना है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आनी है इसके बाद। तो ये PCl5 PCl3 से आप कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ भी रख सकते हैं तो भी एसिटिल क्लोराइड बनेगा, क्योंकि अम्ल क्लोराइड ही बनता है हर में। दिखाई दे रहा है, कंप्लीट हो गया वो। आप मुझे टोक दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं यदि कोई भी परेशानी हो, कोई भी समझ में ना आता हो। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तो हम कैसे आपकी सॉल्यूशन करेंगे। आगे ध्यान दें, ध्यान दीजिए, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। P2O5 मतलब क्या होता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक। तो P2O5 से होना है, तो ध्यान देना, कोई भी कार्बोक्सिलिक हो, कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक, यह हो सकता है कि ओनली फॉर्मिक अम्ल हुआ, ये एसिटिक अम्ल हुआ, कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल P2O5 की उपस्थिति में या P2O5 के साथ गर्म कराएं हम RCOOH, ये क्या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, स्टार में एक चीज और लिख लेंगे, फॉर्मिक अम्ल को छोड़कर लिखें, ठीक। यानी फॉर्मिक अम्ल को छोड़कर किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल P2O5 की उपस्थिति में या P2O5 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, अम्ल एनहाइड्राइड, यानी एनहाइड्राइड का रूप ले लेता है या एल्किल एनहाइड्राइड बना देता है। तो क्या होता है, RCO का होल ट्वाइस इंटू O बना देगा। ये क्या बोलते हैं, एल्किल
एनहाइड्राइड लिख रहा हूँ, थोड़ी देखो। अब देखो जो बचता है एक जल का अणु निकल जाता है। ठीक, एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 2 लग जाएगा क्योंकि R3 हो गया। अब यहाँ पर R जी अपन लिया CH3, यहाँ लिख दिया CH3 P2O5 की उपस्थिति, ई क्रिया होगी। ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि P2O5 की उपस्थिति में एसिटिक अणु गर्म करते हैं हम। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। इसके ऊपर गर्म में क्या होगा? CH3CO का होल टॉय इंटू O, तो 2 का अणु तो वैसे ही यहाँ लगना है और यहाँ पर H2O। कहने का मतलब है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ध्यान देना, फार्मिक अम्ल को छोड़ना है, लेकिन फार्मिक अम्ल एनहाइड्राइड नहीं बनाता है। इतना ध्यान देना, इतनी चीज याद कर लेना आप कि फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी भी मोनोकार्बोनिलिक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में यदि हम गर्म कराएंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड बना देगा। ठीक, ये बात कंप्लीट होगी आपकी, नोट कर लेंगे। आगे ध्यान देंगे, अगला जो रिएक्शन होगा, चौथा रिएक्शन है मेरे समझ से। आगे ध्यान दें, आगे हम आपकी करवा दे रहे हैं आपकी एल्कोहल से क्रिया। एल्कोहल से देखो सर, एल्कोहल से इसी को बोला जाता है एक चीज एस्टरीकरण। क्या बोलते हैं इसको? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण होता क्या है, पहले यहां समीकरण समझेंगे। यह अभिक्रिया क्या होती है? सांद्र या कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया कर, तो एल्कोहल हो गया। बात समझ में आ रही ना कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल टॉपिक चल रहा है वो तो क्रिया करेगा ही, लेकिन एल्कोहल का फॉर्मूला, एल्कोहल जो होता है उसको पहचानते हम OH से, लेकिन चल रहा है एल्किल ग्रुप में, इसलिए ROH लगा क्योंकि R वाला सिस्टम चल रहा है। एग्जाम्पल में हम R की जगह कोई चीज रख लें वो बात की बात है। बात समझ में आ रही? क्योंकि आप 11th के हाइड्रोकार्बन लेसन से अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और यदि फिर भी हाइड्रोकार्बन लेसन ना पढ़ा हो आपने तो डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक दे दूंगा मैं, वो भी पढ़ ले, क्योंकि 11th यदि आपका कंप्लीट अच्छा होता है तो वही बनता है। तो क्या होगा? ये एल्कोहल और ये मोनोकार्बोनिक अम्ल। होना कुछ नहीं है, होता क्या क्या है यहाँ कि एल्कोहल से क्रिया करेगा तो क्या होगा? OH, इसका H क्या निकालेगा? H2O, RCOO, क्या बना? एस्टर बन गया। भाषा सुन इसकी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया एस्टर बनाते हैं, इसलिए इसे एस्टरीकरण कहते हैं। समझ में आई बात को कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया कर एस्टर बनाते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये बात कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम्पल में आप कोई भी चीज ले लें, आगे जगह पर हमने लिया CH3 यहां पर, ठीक है, एसिटिक अम्ल। यहां पर हम इस R की जगह पर हमने C2H5 लिया, पहले ही बता दिया कोई भी चीज ले सकते हैं। इक्वल किया तो वही फिर किया जो H2 तो निकाल ही दें आप, तो बचा क्या? CH3COO-C2H5 क्या बन गया? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ये है आपकी एल्कोहल के साथ क्रिया। तो आप समझ गए एस्टरीकरण क्या कहलाती है। लिख भी लेंगे कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया कर एस्टर बनाते हैं, एस्टरीकरण कहलाता है। बस इतना तो होता ही है। आगे देखें, सेकंड बात ध्यान देंगे, यहां पर दोनों बात समझ में आ गई। अब ध्यान दें, डाई एजो मैथेन से क्रिया। डाईएजोमेथेन का फॉर्मूला क्या होता है पहले हमें भी पता होना चाहिए।
डाइएजोमेरिक सूत्र होता है, मैं आपको बताया भी था, CH2N2 किसका फॉर्मूला है, डाइएजोमेथेन। इसकी क्रिया किससे होना है, RCOOH। कंप्लीट है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्या छिप तो नहीं रहा है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल CH2N2 के साथ क्रिया करेगा, तो इसमें कुछ नहीं होना है, इसका जो नाइट्रोजन परमाणु अणु है, नाइट्रोजन अणु अलग कर दीजिए आप, और जी इसमें जोड़ दीजिए, जो क्या हो गया RCOO, इधर हो गया CH3, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, इसमें जुड़ गया और अलग हो गया। इसका नाम बता देता हूं, इसका नाम CH3 क्या, मैथल, और RCOO क्या, एल्किनोइक अम्ल से मतलब बना निकला, तो मैथल एल्किनोएट। ठीक है, मैथल एल्किनोएट। देखो एक बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक, कंप्लीट है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल CH2N2 से योग करेगा, मैथल एल्किनोएट देगा। बात समझ में आ रही मेरी। अब मैथल एल्किनोएट बना। सेकंड बात हमें दी, उदाहरण में लें तो CH3COOH प्लस CH2N2, वही क्रिया, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, क्या बचा, ज्वाला इसमें जुड़ जाएगा, क्या बचा, CH3COOCH3, क्या होगा, मैथिल एसीटेट। क्या है, मैथिल एसीटेट। ये थी आपकी डाइएजोमेथेन से क्रिया। बात समझ में आ चुकी, नोट कर लेंगे इसको भी। आगे देखें, आगे जो आपकी अभिक्रिया है वो ध्यान दें, सिमेट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, अच्छी रिएक्शन है, हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। सिमेट अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि ये भी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। किसमें उपस्थिति होती है, सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजोइक अम्ल। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से यानी RCOOH से योग कर प्राथमिक एमीन देते हैं, इसे सिमेट अभिक्रिया कहते हैं। यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी RCOOH से क्रिया कर क्या देते हैं, प्राथमिक एमीन, इसे सिमेट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें होता कुछ नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन 3 है, जो यहाँ पर N2 का अणु बाहर निकल जाएगा। आप ध्यान दें COO है तो यहाँ पर CO2 अलग हो जाएगा, क्या बचा, RH है, एक H है और एक नाइट्रोजन परमाणु, तो RNH2। ये क्या है, प्राथमिक एमीन। आपको बता चुका हूं ये प्राथमिक एमीन क्यों है, आई वीडियो डली है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में वही चीज, CH3COOH प्लस N3H, होना कुछ नहीं है, N2 निकलेगा सर, वही CO2 निकलेगा, वही क्या होगा, CH3NH2 मैथिल एमीन, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये क्या है, मैथिल एमीन। कंप्लीट हुआ बात, ये बात थी आपकी। सेकेंड बात जो ध्यान देंगे आप, सिमेट अभिक्रिया में ये दोनों चीजें कंप्लीट। आगे ध्यान दें, एक अभिक्रिया देखें, हुंसडीकर अभिक्रिया, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हेलो एल्कीन है तो हेलो एल्कीन, आपको याद होगा। मैं आपको ये वाली जो हुंसडीकर अभिक्रिया बतानी है वो मैं पहले एक हेलो एल्कीन है तो हेलो लेसन में पढ़ा चुका हूँ। ध्यान दें कौन सी अभिक्रिया कहा मैंने, हुंसडीकर अभिक्रिया। सुने इसकी बात मेरी, मैं चाहता तो यहाँ परिभाषा भी लिख दूंगा लेकिन टाइम लगेगा और आपको भी बोर लगेगा फिर, इसलिए मैं बार बार बोल देता हूँ, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया हो आपको मैं यहीं से समझा देता हूँ कि इससे बनेगी। थ्योरी तो आप ध्यान से लिख सकते हैं। हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होता है सुनना, CCl4 की उपस्थिति में, तो तीर के ऊपर हमने CCl4 रख दिया, CCl4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, RCOOH। अब सिल्वर लवर की बात कही तो इससे हम निकाल दीजिए RCOO, इससे H अलग कर दीजिए और Ag जोड़ दीजिए, तो ये हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवर। बात समझ में आ रही, नहीं आई समझ में।
मैंने कहा CCl4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्जिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, CCl4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्जिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। कैसे समझे सिल्वर लवण को? तो मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल ही होता है, इससे आप कुछ नहीं कीजिए, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दीजिए तो क्या बचा RCOO, तो इसकी जगह पर एक Ag लगा दीजिए तो क्या हो गया, जिस सिल्वर लग गया और लवण तो वैसे ही हो जाएगा, समान संगत धन और ऋण हो गए तो लवण हो गया। तो इसकी जब CCl4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्जिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन या क्लोरीन से कराते हैं तो क्या होता है, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। देखें Br2, तो एक समझना बात को, एक Br इससे योग कर लीजिए तो क्या बनाएगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अब जो COO है तो ये CO2 R और Br निकल जाएगा, RBr क्या बनाए, ब्रोमो एल्केन। क्या बन गया, ब्रोमो एल्केन। RCOO Ag की क्रिया ब्रोमीन से हो तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। कंप्लीट बात हो चुकी है, ठीक है। तो एक देर में बता देता हूँ भाषा कि CCl4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्जिलिक अम्लों की क्रिया ब्रोमीन, मोनोकार्बोक्जिलिक के सिल्वर लवण की क्रिया Ag है ना, तो सिल्वर लवण जरूर कहेंगे कि CCl4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्जिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन या क्लोरीन, यहाँ पर हमने Br लिया, कोई भी ले सकते, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन या क्लोरीन से कराने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। यही उनसे डीकर अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में आप कुछ भी रख लीजिए आपकी मर्जी से, यहाँ लिख लिया हमने CH3 और COO Ag और प्लस में Br2 इक्वल में वही CCl4, तो कुछ नहीं होना, Br ले जाएगा AgBr बनाएगा, यहाँ से COO है तो CO2 निकल जाएगा। देखो अब क्या बचा, CH3Br, क्या बचा CH3Br ब्रोमो मैथेन। कंप्लीट बात हो गई, ब्रोमो मैथेन, बस ये था। तो लास्ट रिएक्शन आप देखेंगे जो जरूरी है, आपने पढ़ा होगा HBZ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहा मैंने, ये पहले सब मिटा देता हूं मैं। एक अभिक्रिया है आपकी HVZ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। H का मतलब होता है हेल, B का मतलब होता है बोलहार्ड और Z का मतलब हो जेलेंस्की, ZELENSKY जेलेंस्की और वैक्सन अभिक्रिया, ये तो लगाना ही पड़ेगा हमको। यानी यहां लिख रहा हूं मैं हेल बोलहार्ड जेलिंस्की। हिंदी यदि गलत लिखे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इंग्लिश लिख दी मैंने, अभिक्रिया, ठीक है। हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, अच्छा रिएक्शन। यानी क्वेश्चन आता है HBZ रिएक्शन पर टिप्पणी लिखिए, HBZ रिएक्शन पर टिप्पणी लिखिए। तो कैसा करेंगे ध्यान देना, क्या होता है HBZ जो अभिक्रिया होती है इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल होते हैं वो आसानी से क्या होता है, आसानी से हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया दे देते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई भी जो अल्फा कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन पर लगे हाइड्रोजन परमाणु या अल्फा हाइड्रोजन को आसानी से एक एक कर करके प्रतिस्थापित करेगा। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन या हेलोजन वहां कोई हो सकता है। सीधे ध्यान दें कि मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल आसानी से विस्थापित हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन परमाणु अलग हो जाते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें होता क्या है कि जो आपका एक सीधा उदाहरण ले रहा हूँ CH3COOH, ठीक है। ये क्या है आपका एसिटिक अम्ल,
तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्यों है? क्योंकि एक COOH है, इसलिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाया। इसकी क्रिया क्या होती है? ये हमेशा सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया में होता है, सनलाइट लगती है इसमें। क्या होता है? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से हैलोजनीकृत हो जाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से हैलोजनीकृत किए जा सकते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन वाहक जैसे Cl, Br, I आसानी से विस्थापित कर देते हैं। इसे HBZ रिएक्शन कहते हैं। नोट, एक बात ध्यान देना कि कभी भी फॉर्मिक अम्ल HBZ अभिक्रिया नहीं देता, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही देगा। तो ध्यान दें, इसकी क्रिया हमने Cl2 से कराई। तो देखो, ये क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह के बाद है ये कार्बन तो ये भी है, लेकिन क्रियात्मक समूह को कार्बन से नहीं लेने देंगे। क्रियात्मक समूह के बाद ये कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन कहलाया, और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाए। तो एक हाइड्रोजन ले जाएगा, तो पहले क्या करेगा? HCl निकाल देगा, यह Cl इस सारी क्रिया करेगा, तो बचा क्या है यहाँ पर? CH2 क्या बचा? CH2, और एक Cl है, वो जाके चला गया CH2Cl और COOH, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल हो गया। इसकी क्रिया फिर Cl2 से कराई, तो क्या होगा? जब तक हाइड्रोजन, तो फिर क्या करेगा? हाइड्रोजन अलग कर देगा, HCl देगा। क्या बनाएगा? यहाँ लिख रहा हूं मैं, CHCl2 COOH। इसकी अभिक्रिया फिर Cl2 से कराई, तो क्या होगा? फिर ले लेगा H, एक HCl फिर निकाला, तो क्या बचा? CCl3 COOH। तो सभी एक एसिटिक अम्ल से जितने भी हाइड्रोजन परमाणु थे सभी विस्थापित हो गए। इसी को बोलते हैं HBZ अभिक्रिया। एक नोट पॉइंट क्या करना है कि फॉर्मिक अम्ल HBZ अभिक्रिया नहीं देता। क्यों नहीं देता? आपको बता दिया मैंने, फिर भी लेके क्यों नहीं देता? क्योंकि क्या होता है उसमें? क्योंकि HCOOH में अल्फा कार्बन नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो जी, ये क्रियात्मक समूह, इसके बाद हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन तो नहीं। जब अल्फा कार्बन ही नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। कंप्लीट बात हो गई कि क्या होता है HBZ अभिक्रिया में कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से हैलोजनीकृत किए जा सकते हैं। इतना आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से हैलोजनीकृत किए जा सकते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि अल्फा कार्बन पर उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन आसानी से क्लोरीन या ब्रोमीन या फ्लोरीन आयोडीन से विस्थापित होते जाते हैं, और लेकिन फॉर्मिक अम्ल अभिक्रिया नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन नहीं होता। समझ बात को? HCOOH है, तो आप देखें ये क्रियात्मक समूह है, इसके बाद जो सा कार्बन होता तब वो अल्फा कार्बन होता। अब यहाँ तो कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन से थोड़ी मतलब होता। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा वो, तो ना बांस होगा ना बांसुरी होगी, सीधी बात है। कंप्लीट बात। ए रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ, और लेक्चर 2 मैंने यहाँ तक बताया। फिर भी यदि कोई आपको शंका हुई या कोई मैटर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्रयास ये करें कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे उन्हें भी लाभ हो सके, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जय हिंद।